नमस्कार शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शशांक जी, सोनम वांगचुक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज भी सुनवाई होनी है, लेकिन एक दिन पहले जिस तरह का हलफनामा ले प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में रखा है, उसने तो पूरी तरह से सोनम वांगचुक को बेनकाब कर दिया है। अंजू जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से केस चल रहा है और देखिए हर मामले को जिस तरीके से हाई कोर्ट को ओवर शैडो करके सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग से पहले सोशल मीडिया में और मीडिया बाइट्स में जिस तरीके की नैरेटिव दी जाती है, उससे ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक है, भारत सरकार आपके राइट्स को खींच रही है, छीन रही है, और इस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया गया है या किया जाता है जनरली हर केसेस में आजकल हम देख रहे हैं। और ये वो लोग करते हैं जो बेसिकली सत्ता से बाहर है लेकिन सत्ता को कोर्ट के माध्यम से चलाना चाहते हैं। लेकिन सोनम वांगचुक के मामले में अभी तो बहुत सारे डिटेल्स बाद में आएंगे, कोर्ट किस तरीके का रुख लेता है वो भी देखना होगा। लेकिन जिस तरीके का स्टेटमेंट या जिस तरीके का डिटेल्ड लेह प्रशासन ने कोर्ट में रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेह का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, लद्दाख जो आइडेंटिटी है, आप देखिए कश्मीर का पार्ट था, अभी अलग है, और वो काफी करीब है चाइना से, काफी करीब है पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से भी। तो तीन स्टेट्स, तीन कंट्रीज के एकदम ऐसे लोकेशन में है जो अदरवाइज जब तक कश्मीर के साथ था तो काफी डिस्टर्ब रहा है। और फाइनली जब वहां शांति आई है तो जिस तरीके से माहौल सोनम वांगचुक पिछले 2 साल से क्रिएट कर रहे हैं, देखिए, लेकिन अगर भारत सरकार उनको ऐसे संगीन धाराओं में उनके ऊपर केस की है तो बिना एविडेंस के नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा, जिस तरीके से उसका भी माखौल उड़ाया गया सोशल मीडिया में, आप देखें कि जो फैक्ट चेकर्स है सो कॉल्ड, बोल रहे हैं कि 3 लाख की तो बात है, 30,000 की तो बात है, जो उनके अकाउंट में फॉरेन फंड्स आए हैं उसकी बात की जा रही है। तो लद्दाख का अगर आप पॉपुलेशन देखें तो काफी कम है, एरिया बहुत बड़ा है, तो कम पॉपुलेशन वाले जगह में जनरली चीजें सस्ती होती है कंपेरेटिवली, तो वहां पे शायद यही पैसे इनफ हो कम्युनल वायलेंस करने के लिए या डिस्टर्बेंस करने के लिए। और जिस तरीके से लास्ट हमने 2024 इलेक्शंस के टाइम में भी देखा कि सोनम वांगचुक इलेक्शन से जस्ट पहले वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए उठ जाते हैं, अभी हमने देखा कि किस तरीके से प्रोटेस्ट किया और उसमें लोगों की मौत हो गई। तो क्या हम उस तरीके की चीजों को छोड़ दें ऐसे ही? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र छोड़ दे उसको? क्या लद्दाख का जो एक हमारे लिए जो एक गर्व करने वाली जगह है, क्या उस पर अगर इस तरीके कोई भी होता है, फॉरेन इंटरफेरेंस होता है, तो क्या हम उसके ऊपर बात ना करें, चर्चा ना करें? तो मेरा मानना है कि एक तो ये पूरा इकोसिस्टम जो इसको क्रिएट कर रहा है, इस तरीके से बात कर रहा है, वो गलत है। और दूसरा, मेरा मानना है कि इस केस में एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट में अब क्योंकि मामला है और कल हियरिंग होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए अगर जो एफिडेविट ले प्रशासन दिया है अगर वो सच है तो, चाहे वो ये सोनम वांगचुक हो या उनके सपोर्ट में आए हुए कोई भी अन्य दल हो या एनजीओ हो या जो भी हो, जो भी गलत कर रहा है और इस देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कार्य कर रहा है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो ले प्रशासन ने तो कहा ही है ना कि वो एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल रहे हैं और उनकी जिन धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई है, एनएसए उन पे लगाया गया है, वो तो बिल्कुल सही है। और आपको याद होगा पिछली सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल जो उनका केस लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी किस आधार पर हुई है, पहले ये स्पष्टीकरण दिया जाए, बताया नहीं गया। फिर वो कौन सी जेल में पता नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने ये भी कह दिया था कि जोधपुर जेल में उनकी पत्नी ने मिलने की कोशिश की। तो ये सब चीजें जब इस तरह से कोर्ट में रखी जाती है और ये भी कहा गया था कि उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको दवा नहीं दी जा रही है, तो ये सब कुछ भी तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई सोनम वांगचुक के वकील की तरफ से। बिल्कुल अंजू जी, देखिए कपिल सिब्बल की आपने बात की, कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के साथ साथ एक नेता भी हैं और पिछले यूपीए गवर्नमेंट में वो सेंट्रल मिनिस्टर थे। उसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में एक एक दिन में 100 लोगों के ऊपर में एनएसए लग जाता था, यूएपीए लग जाता था, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती थी। प्राइम मिनिस्टर खुद कई 100,000 अकाउंट्स को उन्होंने एक्स पे, ट्विटर पे ब्लॉक करके रखा हुआ था, सोशल मीडिया पे। तो ये उनके समय का तंत्र था, इनको लगता है वही तंत्र अभी भी कार्य कर रहा है। इसीलिए मेरा मानना है कि कई बार ना कुछ चीजें होती है सही होती है कि सुप्रीम कोर्ट में आप हर चीज के लिए जंप कर जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को भी अभी समझ में आने लग गया है। इनफैक्ट अभी मैं 2 दिन पहले ही देख रहा था कि एक अन्य मामले में जिसमें एनजीओ आए हुए थे बड़े बड़े और कुछ कुछ दावे कर रहे थे, तो वहां पे सॉलिसिटर जनरल साहब ने और हरीश साल्वे जो थे एक पार्टी की तरफ से, उन्होंने साफ कहा कि ये जो एनजीओ आ जाते हैं उनका अपना कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उस फर्जी एफिडेविट फाइल करते हैं और कोर्ट को गुमराह करते हैं। इनफैक्ट हमने एसआईआर के केस में भी देखा कि गलत एफिडेविट था, गलत डिटेल्स कोर्ट को सबमिट किए गए थे, क्योंकि ये लोग सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट थे और इनके ऊपर जनरली कार्रवाई नहीं होती है, शायद उसी का मिसयूज करके ये कुछ भी सबमिशन दे देते कोर्ट में। तो मेरा मानना है कि अब जब ये बार बार रिपीटेटिव तौर पे हो रहा है तो ये
सुनिश्चित करना चाहिए हमारे न्यायालय को कि वो इस तरीके का गलत मैसेज ना जाने दें। हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, रिपब्लिक है हम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या हमारे मूवमेंट। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमारे देश का गणतंत्र 1950 में आया था अंजू जी, लेकिन हमारे देश की स्वाधीनता 1947 में आई थी। स्वाधीनता रहेगी तो ही गणतंत्र रहेगा। ये लोग स्वाधीनता पर डायरेक्ट चोट पहुंचा रहे हैं गणतंत्र को बढ़ाने के लिए। मैं मानता हूं गणतंत्र तभी चल सकता है इस राष्ट्र का जब इस देश को स्वाधीनता बनाए रखेंगे, इस देश के लिए कि अखंडता हमारी बनी रहेगी। तो किसी भी पॉइंट में अखंडता को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। इसीलिए जितने भी राइट्स हैं आपके, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14, 19, 21, 25 और उसके बाद 27, 28, 29, 30, वो सब कुछ को सुपरसीड करता है आर्टिकल 1 जो कहता है इंडिया दैट इज भारत, जिसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, जो प्रियम्बल में की गई है। यूनिटी को आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर ये एंटी नेशनल की बात आ रही है, ले प्रशासन के द्वारा सबमिट किया गया है, मैंने तो वो रिपोर्ट डिटेल में नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर उसमें 1% की भी सच्चाई है तो ऐसे व्यक्ति को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए अंजू जी। और ले प्रशासन जो हलफनामा लाया उसमें 2007 में उस वक्त के ले के जो कमिश्नर थे उन्होंने एक नोटिस जारी किया था सोनम वांगचुक को उस वक्त भी कि बहुत सारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है उन्होंने, और ये भी लिखा गया था कि आप एंटी सोशल एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल हैं। ये 2007 की बात है। बिल्कुल वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। नहीं, वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी भी है अंजू जी, और गर्व की गजब की बात है कि 2007 में इस देश की जो बागडोर है वो यही यूपीए सरकार की थी। कपिल सिब्बल मिनिस्टर थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी उसमें स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रहते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और ये उस समय की सरकार है। अपने टाइम की बातें भूल जाते हैं और नए टाइम में अगर कोई एक्शन होता है तो देखिए, अगर इस तरीके की एनएसए लग रहा है किसी ऊपर या इतना डिटेल्ड बात हो रही है तो निश्चित तौर पर जो सुरक्षा एजेंसी है वो बारीकियों से सब चीज देख रहे होंगे। इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पे, अगर कल को कुछ होता है तो हम उन्हीं पे प्रश्न उठाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि करना भी चाहिए। तो अगर वो इस देश को सुरक्षित बनाने के लिए लोग के कार्रवाई कर रहे हैं तो गलत कैसे हो गया? और डायरेक्ट मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गया, ये अपने आप में आश्चर्यचकित बात है। जब उनको सोनम वांगचुक को लद्दाख से अरेस्ट करके और राजस्थान लाया गया था तो तब भी सोशल मीडिया में नैरेटिव बनाया गया था कि राजस्थान में रखने की क्या जरूरत है। अरे क्यों नहीं रखेंगे? क्या वो भारत का अंग नहीं है? ये तो हम 1980s और 90s में नहीं है कि भारत का सोना आपने छुप छुपा के दूसरे कंट्री में जाकर रख दिया। अरे ये तो इसी देश का नागरिक है जिसने गलत काम किया और इसी देश के एक जेल में उसको रखा गया है, तो काफी अलग है उस चीज से। और ये जो गिरफ्तारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हुई है, इसको चैलेंज किया जा रहा है। इसको लेकर बड़ी बड़ी दलीलें कपिल सिब्बल साहब की तरफ से कोर्ट पे रखी गई हैं। नहीं, बड़ी बात है अंजू जी, ये सारे कानून कांग्रेस के द्वारा बनाए गए हैं या संशोधित किए गए हैं। ये सारे कानून उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर फॉर्म में कांग्रेस के टाइम में अपीयर होते थे या लागू होते थे। उसी कांग्रेस के मिनिस्टर रहे हुए हैं कपिल सिब्बल। अब बस बात ये है अंजू जी कि इनको समझ में आ गया है कि इनकी सरकार वापस नहीं आने वाली है किसी भी कीमत पर, तो इसीलिए अपनी संसदीय इन्होंने बचा ली दूसरे पार्टी में ज्वाइन करके या उनसे हेल्प लेके, और दूसरे तरफ ये इस तरह कार्य कर रहे हैं कि कोर्ट के माध्यम से देश को चलाने की कोशिश। लेकिन अच्छी बात इसमें अंजू जी दो है। पहली बात की सुप्रीम कोर्ट भी अब समझने लगा है। कल ही परसों हमने देखा किस तरीके से नेहा सिंह राठौर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को रिजेक्ट किया था, उसमें भी यही लोग थे। नेहा सिंह राठौर ने तब कम्युनल वायलेंस या स्टेटमेंट्स दिए थे जब इस देश में नहीं देने चाहिए थे, पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, और उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बना के वो पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, वहां डिसमिस हुआ, सुप्रीम कोर्ट आई, कपिल सिब्बल के साथ फोटोज डाले गए, सोशल मीडिया में नैरेटिव बनाया गया, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया, और आज सोनम वांगचुक का मामला है, कल वो भी आएगा। अच्छा, सोनम वांगचुक कहां से आते हैं अंजू जी, ये भी देखिए लद्दाख से। लद्दाख में पहले बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, लोग कम्यूट नहीं कर पाते थे लद्दाख सही से, जो भी बेनिफिट्स होते थे वो जम्मू या कश्मीर को मिलते थे, लद्दाख को कुछ नहीं मिलता था। लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा अक्साई चेन पर जब चाइना ने कब्जा कर लिया और अन्य पार्ट्स पे कब्जा किया, तो देश का प्रधानमंत्री नेहरू जी पार्लियामेंट में, संसद में आके कहते हैं कि वहां पे तो एक तिनका भी नहीं उगता है, वो चला ही गया तो क्या हो गया। तब किसी एक अन्य सांसद को कहना पड़ा कि मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या मैं सर कटवा दूं। तो जिस लद्दाख को हमने हमेशा अपना शीश मान के चला है, उस लद्दाख में फाइनली जब शांति आ रही है तो इनको दिक्कत हो रही है। अंजू जी समझिए कि पहले जो भी लद्दाख वासी थे उनके जो भी समस्याएं थी अभी भी होंगी, मैं ऐसा नहीं कहता समस्याएं नहीं होंगी, और उसको मांगने का अपना तरीका होना चाहिए। लेकिन क्या ये तरीका सही है? क्या लद्दाख को कुछ नहीं मिला पिछले कुछ सालों में? लद्दाख पहले 370 की वजह से लद्दाख में भी प्रॉब्लम्स था, वहां पे भी नई कंपनी इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ पाती थी, वहां पे रिजर्वेशन नहीं था ओबीसी कम्युनिटी को, SC ST कम्युनिटी को, वो मिलना शुरू हुआ। लद्दाख में आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी की पहल से
पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रहा है जिसका नाम है सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी। नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि सिंधु सरस्वती सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी हमारी, जिसमें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया से लेके नीचे तमिलनाडु तक सब आते थे। वो तो अनफॉर्चुनेटली चला गया। लद्दाख में वो बन रहा है, किसी ने सोचा तो अभी की सरकार ने सोचा। अभी वहां पे लोगों को जो बेनिफिट हो रही है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो या ट्रांसपोर्ट में हो, जो अदरवाइज ठंड की वजह से बंद हो जाती थी, वहां पे टूरिज्म बढ़ाया जा रहा है। अंजू जी, मैं खुद गया हूं, बीआरओ ने वहां पे इतना अच्छा काम किया, रोड्स बनाए हैं जो पहले की सरकारों ने, इनफैक्ट यहाँ के सेंट्रल मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कांग्रेस के टाइम में, रोड नहीं बनाते हैं क्योंकि हमारे लिए सबसे बेस्ट डिफेंस है कि कोई डिफेंस ना हो, हम रोड बना देंगे तो उसका मिसयूज हो सकता है, इसलिए हम रोड ही नहीं बनाते हैं। अभी की सरकार वहां रोड बना रही है, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। हाँ, कुछ मांगे उनकी हो सकती है, एंड आई डू नॉट डिनाई, उन मांगों का सही तरीके से बात होना चाहिए। वहां पे सांसद है जो अपनी बात रख सकता है। ले का जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सर्वोच्च बॉडी है जिसने अभी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, वो भी वहां के लोगों को ही मतलब लोगों को ही रिप्रेजेंट करता है। आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए तो कुछ और भी हो सकता है, वो उसके लिए लेकिन सुचारू रूप से चर्चा होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपनी बात मनवाने के लिए आप कुछ से कुछ अनशन करना शुरू कर देंगे, फॉरेन लोगों से पैसे लेने शुरू कर देंगे, एंटी नेशनल गतिविधियों में करेंगे। और जहां तक सोनम वांगचुक की बात है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए कि उसका इतिहास क्या रहा है। कांग्रेस पार्टी इस देश में सबसे ज्यादा साल से राज की है। कांग्रेस पार्टी का दायित्व था कि इस देश को सुरक्षित रखने के लिए उसको सारे कार्य करने होंगे। और ये जितने भी एक्ट्स की बात आज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके नेता जाजा की गलत एक्ट है, ये उनके द्वारा उनके समय में भी था और लागू किया गया था, क्रियान्वित था। आज जो भी हो रहा है, ठीक है, आप इजीली सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन कितनी बार आपको सक्सेस मिलता है कोर्ट से, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस केस में उनको सक्सेस मिला है? किसी भी केस में उनको सक्सेस नहीं मिला है, क्योंकि कोई भी सरकार या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगर कोई कार्य करती है तो कानून के दायरे में ही करती है, और उनको भी पता है कि चैलेंज हो सकता है, वो भी गलत कार्य नहीं करते हैं। तो इनको बार बार मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन एक नैरेटिव, माहौल, इकोसिस्टम, एक पॉलिटिक्स करना है तो इसलिए बार बार कोर्ट चले जाते हैं। पर एक चीज और है ना कि सोनम वांगचुक तो पाकिस्तान भी गए थे, आज तक जस्टिफाई नहीं कर पाए कि वहां जाकर क्या किया था। उनके खातों में जो लाखों रुपए की एड आई है विदेशों से, वो किस लिए आई थी, ये भी तो पता करना चाहिए ना, और ये बताना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वहां पर जो डेवलपमेंट पिछले 3-4 साल में हुआ, वो पहले नहीं हुआ। मैं खुद ले गई हूँ, आप सड़कें देखिए, उन्हीं सड़कों पर तो बाइक दौड़ाते घूम रहे थे राहुल गांधी। जब ले गए थे, याद कीजिए, अपने साथ 2-3 और दोस्तों को लेकर गए थे, और वहां पर भी तब उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था और सीधे सीधे कहा था कि चलिए मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ चाइना की सेना घुस आई है, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। तब भी इस तरह का प्रोपेगेंडा राहुल गांधी ने किया था, तो उन्हीं सड़कों पर ही दौड़ रहे थे ना वो, बाइक पर बैठकर। लेकिन यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि एक इकोसिस्टम जो खड़ा हो जाता है ऐसे लोगों के साथ जिन पर एंटी नेशनल होने का आरोप लगता है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगता है, और खासतौर पर जिनको मैगसेसे से मिल जाता है, और उनके लिए हमेशा कपिल सिब्बल साहब ही अवेलेबल होते हैं। आप सोचिए, सोनम वांगचुक का मामला उनके पास, वो नेहा सिंह राठौर का मामला उनके पास, कितने ऐसे मामले, वो उमर खालिद, उसका मामला भी तो कपिल सिब्बल साहब के पास ही, जिसके लिए हमारे पूर्व सीजीआई ने क्या कहा कि वो तो खुद ही डेट पर डेट ले लिया करते थे, इसीलिए उनको जमानत नहीं मिल पाई। ये सब बातें भी तो आई हैं सामने। अंजू जी, समझिए कि ना कुछ लोग सिर्फ स्व विकास चाहते हैं, राष्ट्र विकास नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि हमारा प्रॉफिट होता रहे, हमारी बात चलती रहे, और ये वामपंथ की जकड़ में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके जा चुकी है। वामपंथ का कार्य है, किसी भी राष्ट्र में आप पूरे इंटरनेशनल पत्र पर देख लीजिए, जहां भी रहे हैं, वामपंथ का काम है एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, एक ऐसी तरीके की अशांति क्रिएट कर देना जिससे सोसाइटी में डिवाइड आ जाए, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे आए, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे आए, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे आए, रिलीजन के बेसिस पे, कैसे भी एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जाए। और दूसरी बात अंजू जी, वामपंथ कभी भी डेमोक्रेटिक वे से किसी भी जगह सरकार में नहीं आता है, तो इसीलिए ये हर जगह प्रयास करते हैं, कई जगह सक्सेसफुल होते हैं, जहां पे बहुत वायलेंस होता है, जहां सरकार बना लेते हैं वहां भी वायलेंस होता है। भारत में इनके लिए, हमारे लिए फॉर्चुनेटली ये सरकार नहीं बना पा रहे, क्योंकि भारत की जनता काफी मुखर है, भारत की डेमोक्रेसी काफी स्ट्रांग है, क्योंकि हम हिंदू मेजोरिटी है, इसमें बोलने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि हिंदू हमेशा से डेमोक्रेटिक रहा है और हम हमेशा डेमोक्रेटिकली वोट करते हैं। इसीलिए हम जनरली, हमसे हमेशा अपेक्षा की जाती है कि आप रिलीजन लाइन पे वोट ना करें, आप कास्ट लाइन पे वोट ना करें, और इसीलिए कई सारे हिंदू बहुल एरिया में भी आप देखोगे कि क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, ट्रांसजेंडर, मुस्लिम, कोई भी इलेक्ट हो सकता है जिसके ऊपर भी जनता को लगता है सही हो जाए, विच इज नॉट पॉसिबल अदरवाइज।
किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके में आप हिंदू को जीतते हुए नहीं देखेंगे, या किसी भी क्रिश्चियन बहुल इलाके में आप हिंदू को जीतते हुए नहीं देखेंगे। तो ये एक अपने आप में एक उदाहरण है कि हिंदू में बहुल देश है जहां पे डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से चल रही है और ये वामपंथ की खिचड़ी नहीं पक पा रही है। तो ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से एक नैरेटिव ऐसा गढ़ा जाए कि इस देश के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत कष्ट में है, और जो भी अच्छी चीजें हो रही है उसको दबा दिया जाए। कैसे दबाइएगा वो अच्छी चीजें? वो ऐसे दबाएंगे अंजू जी कि मान के चलिए विकास के नाम पे आपने रोड बनाया तो कहेंगे अरे यहाँ तो 2 पेड़ कट रहा है, विकास गलत हो रहा है, इस तरीके की बात अभी। और ये बार बार हो रहा है, रिपीटेटिव तौर पे हो रहा है अंजू जी। जिस देश के सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारे हजारों केसेस पेंडिंग हो, जिस राष्ट्र में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हो, वहां पे इस तरीके का माहौल बनाया जाए और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी जाए और उसको एंटरटेन किया जा रहा है, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, अगर मेरे पास ऐसा कोई क्लाइंट आएगा तो मैं उसको बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट के लिए डायरेक्ट नहीं कहूंगा, हाई कोर्ट जाएंगे हम पहले या कोई और रेमेडी लेंगे। लेकिन क्योंकि हम लीगल तरीके से जा रहे हैं, यहाँ ये लोग लीगल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग दबाव बना रहे हैं कोर्ट पे। रिटायर्ड जजेस से स्टेटमेंट दिलवाया जा रहा है, रिटायर्ड सांसद मिनिस्टर से स्टेटमेंट दिलवाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे प्रचार किया जा रहा है, हैशटैग चलाया जा रहा है ताकि दबाव बन जाए जजेस पे, न्याय व्यवस्था पे, सरकार पे कि किसी तरीके से गलत कुछ हो जाए और हमारे फेवरेबल कुछ ऑर्डर आ जाए। तो मेरे को लगता है कि सरकार को बहुत सजग रहने की जरूरत है। अभी जो नया भारतीय न्याय संहिता आया है, जो आईपीसी को जिसने रिप्लेस किया है, उसमें भी क्या क्या अनलॉफुल है और क्या एंटी नेशनल चीजें उसको डिफाइन किया गया है, सब कुछ है उसमें। इकोनॉमिकल टेररिज्म की बात की गई है, तो साइबर फ्रॉड को बहुत स्ट्रांग किया गया है। तो मेरा मानना है कि आज जब ये सोनम वांगचुक का मामला है तो सरकार को पता था कि इसके ऊपर आउटरीच कर सकता है अपोजिशन, और वो हो भी रहा है। तो सरकार ने भी जो अरेस्ट किया है या इनको जो सेक्शन लगाया है, क्योंकि काफी स्ट्रिंजेंट सेक्शन है, तो अंजू जी स्ट्रिंजेंट सेक्शन को कोई नॉर्मल पुलिस वाला नहीं लगा सकता, ये समझिए। उसको एक लेवल के ऊपर का ही ऑफिसर लगा सकता है, परमिशन के बाद ही लगा सकता है। परमिशन उसको तभी मिलेगी जब डॉक्यूमेंट्स हो उसके अगेंस्ट में, ऐसे एविडेंसेस हो। तो मेरा मानना है कि इनको ये बात पता है, नहीं तो अगर अंजू जी ऐसी बात होती तो ये जितने दिग्गज वकील हैं या दिग्गज इकोसिस्टम जिस तरीके से कार्य कर रहा है, इनके लिए एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया होता। नहीं किया क्योंकि पता था कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। अब जब अरेस्ट हो गए हैं तो उनके हेल्थ का नाम लेके या इक्वालिटी की बात करके, फ्रीडम की बात करके इस देश को गुमराह करने की, इस देश के सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की बात है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर इनके केस में अगर सुप्रीम कोर्ट को सत्यता मिलती है, ले प्रशासन ने जो सबमिट किया है, तो सुप्रीम कोर्ट को इनका केस रिजेक्ट ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके ऊपर पनिशमेंट भी करना चाहिए, फाइन करना चाहिए कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, आपने टाइम वेस्ट क्यों किया। क्योंकि ये न्यायिक व्यवस्था का टाइम वेस्ट करना भी अपने आप में एक क्राइम होना चाहिए। और आपको याद होगा पिछली सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ साफ कहा था कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, इसीलिए गिरफ्तारी हुई है। तो गिरफ्तारी यूं ही मुंह उठाकर नहीं हो गई है, साफ है। जब सरकार किसी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करती है शशांक जी, तो उनके पास पुख्ता सबूत रहते हैं, वो हर तरह से प्रिपेयर होती है। उनको भी पता है कि सोनम वांगचुक को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो इतना शोर मचेगा, बड़े बड़े वकील उनकी पैरवी करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन एक चीज और है, अभी हाल ही में हमारे सीजीआई गवई साहब ने कहा था कि ऐसे डायरेक्टली कोई उनके कोर्ट में केस मेंशन करेगा तो उसको लिस्ट नहीं किया जाएगा, ऐसे केसेस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। लेकिन सोनम वांगचुक जैसे मामले को शायद बहुत इमरजेंसी के तौर पर पेश किया गया होगा, इसलिए एंटरटेन किया गया। अंजू जी ये तो इस पर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये बात जरूर है कि जब कोई केस फाइल होता है तो रजिस्ट्री आजकल देखती है कि उसको कितना जल्दी हम लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसमें मैं बोलूंगा कि इनका जो लीगल सिस्टम है वो अच्छे से कार्य किया और उन्होंने केस जल्दी लगवाया। लेकिन अंजू जी एक बात इसमें जरूर ये मैं कहना चाहूंगा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ये लास्ट वीक है, मतलब अगले हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे जा रहा है। तो अगर ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लगा है इस लास्ट वीक में भी, इतने बर्डन के बाद भी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको कितना समय देगा, ये प्रश्न है। क्या दूसरे केसेस जो ऑलरेडी लिस्टेड है क्या उनकी वैल्यू नहीं है? क्या किसी को स्पेशल प्रिविलेज मिलना चाहिए? क्या कोई पर्टिकुलर वकील या वकीलों का समूह अगर कोर्ट आ जाता है तो क्या उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए? ये तो मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट देखे कि लोगों को ये ना लगे कि भाई आप बाकी लोगों को अलग ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना साथ साथ एक चीज और है अंजू जी कि केस लगना नहीं लगना तो चलिए एक चीज हो गया, रजिस्ट्री का काम है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आ गया है तो मैं जरूर सुप्रीम कोर्ट से ये अपेक्षा करूंगा कि जो दूसरे केसेस में वो ऑर्डर पास करते हैं, जो प्रेसिडेंट अपना सेट किया हुआ है, वही इसमें भी हो। अंजू जी कई सारे मामले में हमने सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में, ज्यादा पुराना भी नहीं है, एकदम रिसेंट में
2 जजेस की बेंचेस ने भी, जिसको डिवीजन बेंच कहते हैं, और 3 जजेस की बेंच जिसको फुल बेंच कहते हैं, उन्होंने अलग अलग मामले में, कई सारे मामलों में हाल फिलहाल में ये कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ जाते हैं सीधा, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, आप हाई कोर्ट को ऐसे सुपरसीड नहीं कर सकते, हाई कोर्ट के अधिकारों को हम मारना नहीं चाहते और हम इस केस में कुछ नहीं करेंगे, आप इसको विड्रॉ करिए या हम डिसमिस करते हैं और आप पहले हाई कोर्ट जाइए। तो इस मामले में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है, और मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को ये समझना पड़ेगा और समझता भी होगा कि आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी। अगर आप एक व्यक्ति को कह रहे हैं या एक व्यक्तियों के समूह को कह रहे हैं कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट मत आइए, तो सोनम वांगचू या इस तरीके कोई भी क्लाइंट जो जिनको कपिल सिब्बल या उनका जो फर्म है या उनके लोग हैं, उनका इकोसिस्टम है, वो जिन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको ये नहीं कहना चाहिए कि हम आपके लिए अलग से कर देंगे या हम आपके लिए पास कर देंगे जजमेंट। आपको अपने प्रेसिडेंट्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आज पूरा देश देख रहा है, देश की हर अदालत फॉलो कर रही है। तो अगर आप किसी एक केस में या किसी एक व्यक्ति के लिए अगर अलग से कुछ ऑर्डर पास करेंगे तो गलत मैसेज जाएगा। अंजू जी बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप देखिए रिएक्शंस भी लोगों के तुरंत आ जाते हैं अगर कुछ ऐसा हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि इस मामले में बहुत सतर्कता बरतेगी ही बरतेगी, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इस पर है, देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की। मैगसेसे अवार्ड वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी नजरें हैं, मैगसेसे जिनको और इस देश में मिल चुका है उनकी भी नजरें हैं। तो इसलिए इस मामले में देखते हैं आज अगर कोई फैसला आता है या नहीं, या फिर इसकी सुनवाई और आगे के लिए टल जाती है। लेकिन आपने इस विषय पर जो कुछ अदालत में हो उसको लेकर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी शशांक जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी बुलाने के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर पाता हूँ इस देश के इम्पोर्टेंट मैटर्स पे, और कानून के विद्यार्थी होने की तरह ये है कि हम भी फॉलो करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि किस तरीके से ये इकोसिस्टम लगातार उसी सिस्टम को या उसी जुडिशियल प्रणाली को जिसको वो गाली देता रहता है वहीं पे बार बार तोड़ मरोड़ के पहुंच जाता है, और जब उसके फेवर में ऑर्डर नहीं आता है तो उसी को क्रिटिसाइज करता है उसी के अगले मिनट। तो बहुत जरूरी है कि इस केस में ऐसा एक उदाहरण सेट किया जाए कोर्ट की तरफ से, ताकि इनके ऊपर एक तमाचे की तरह कार्य करे। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी बुलाने के लिए। आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।